हरियाणा में SC/ST अट्रॉसिटी प्रिवेंशन एक्ट की स्थिति के बारे में बताएं। क्या FIR और केसेस दर्ज होती है या ज्यादातर मामलों में अनदेखा कर दिया जाता है? और कितने केसेस में चार्जशीट फाइल होती है और कन्विक्शन रेट कितना है? और इन तरह के केसेस में सजा क्या दी जाती है? देखिए, मिर्चपुर कांड से पहले SC/ST एक्ट में FIR रजिस्टर होने का रेशो ना के बराबर था। यानी अगर 100 कंप्लेंट्स हैं तो उनमें 5 में FIR रजिस्टर होती थी, वो भी हीनियस क्राइम के जो डायरेक्ट केस मेड आउट होते थे, जैसे मर्डर है, रेप है, गैंग रेप है। 5 केसों में 5% केसेस में FIR रजिस्टर होती थी। 95% केसेस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के आधार पर खारिज कर दिए जाते थे और उन 5 केसों में से भी 3 में चार्जशीट पेश की जाती थी और 0% कन्विक्शन रेट था। मिर्चपुर कांड के बाद लोगों को पहली बार पता चला, SC कम्युनिटी के लोगों को, कि SC/ST के केसेस में FIR भी रजिस्टर हो सकती है, कन्विक्शन भी हो सकती है। लोगों में बहुत ज्यादा जागरूकता आई SC कम्युनिटी के लोगों में और कंप्लेंट्स उन्होंने देनी शुरू की। और मिर्चपुर के बाद एक मूव आया रिपोर्ट्स में। अब लोगों को लगा कि हमको कंप्लेंट देनी चाहिए, इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए, सजा करानी चाहिए। अब इसके बावजूद भी FIR रजिस्टर नहीं की जाती थी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के नाम पे खारिज किया जा रहा था। तो अब आप देखेंगे कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच का फैसला आया था, जिसमें एक महाराष्ट्र के केस के मामले में क्वैशिंग FIR का मैटर था। उसमें सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने गाइडलाइंस जारी की थी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR जो है वो मैंडेटरी नहीं है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की अरेस्ट के लिए हायर पुलिस अथॉरिटीज की अप्रूवल ली जाएगी और एंटिसिपेटरी बेल जो है ये अगेंस्ट द, ये बैन ऑन, जो प्रोहिबिशन ऑन एंटिसिपेटरी बेल है, दिस इज अगेंस्ट द नेचुरल जस्टिस, इसलिए एंटिसिपेटरी बेल भी होनी चाहिए। इस तरह की उन्होंने जजमेंट। तो इसके खिलाफ आप लोगों ने देखा था कि पूरे भारत में एक हिस्टोरिकल भारत बंद हुआ था और भारत बंद होने के बाद FIR जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्होंने वो बैकफुट पे गई। उन्होंने अमेंडमेंट लॉ लेके आई, सुप्रीम कोर्ट ने भी लेटर में इसको रिव्यू कर दिया और अब FIR रजिस्टर करना मैंडेटरी हो गया। हाँ, अरेस्ट के लिए भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, एंटिसिपेटरी बेल भी नहीं देंगे। हालांकि एक पृथ्वीराज चौहान वाला केस आया था जिसमें कहा था कि प्राइमा फेसाई केस नहीं बनता तो एंटिसिपेटरी बेल दी जा सकती है। तो इस फैसले के बाद FIR रजिस्टर होने लगी हरियाणा में, बहुत ज्यादा FIR रजिस्टर होने लगी और उस आंदोलन ने भी लोगों को जागरूक करने का काम किया जो हिस्टोरिकल भारत बंद था। तो अब FIR रजिस्टर होने लगी तो स्टेट की चिंता बढ़ी, पुलिस की चिंता बढ़ी, इनकी FIR बहुत ज्यादा रजिस्टर हो रही है। अब 2 कारण थे इस मामले में। अब जो SC/ST एक्ट है उसमें हर FIR के रजिस्ट्रेशन पे ऑफेंस के आधार पर, अपराध के आधार पर कंपनसेशन का प्रावधान भी है। स्टेट गवर्नमेंट को वो भी देना पड़ रहा था, स्टेट गवर्नमेंट को वो पैसा देना पड़ रहा था। दूसरा, कानून की अनुपालना में आरोपियों को गिरफ्तार भी करना पड़ा। तो इस मामले में हरियाणा पुलिस ने एक तरीका अपनाया और ये हरियाणा पुलिस का तरीका नहीं है, पूरे भारत में मेरे ख्याल से ऐसा है। अगर आप लोग अपने अपने जगह से पता करें, मेरे कुछ साथी पुलिस अधिकारी हैं, उन लोगों ने बताया कि SC/ST एक्ट का मिसयूज का रोना रोया जाएगा। उन्होंने बताया कि हर थाने में और हर चौकी में एक परफॉर्मा भेजा गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से। उस परफॉर्मा में
हर थाने को ये लिखना पड़ेगा कि 1 महीने के अंदर SC/ST एक्ट की कितनी कंप्लेंट्स आई, कितनी पे FIR रजिस्टर हुई, कितनी में चार्जशीट पेश हुई और कितने केस कैंसिल किए गए। अब एक तरफ जो खाप पंचायतें हैं हरियाणा की, भाईचारे वाले लोग हैं, सो कॉल्ड भाईचारे वाले लोग हैं, गांव राम वाले लोग हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई लड़ाई कितनी भी गहरी हो, 302 के केसों में कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, तो SC/ST एक्ट में क्यों नहीं हो सकते। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज पे जोर देना शुरू कर दिया, क्योंकि SC/ST एक्ट में FIR रजिस्टर होने लगी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद। अब SC/ST एक्ट की हालात ऐसे हो गए हैं मौजूदा समय में कि FIR रजिस्टर हो रही है, लेकिन 85% केसेस में चार्जशीट की जगह कैंसिलेशन रिपोर्ट दी जा रही है। जो कैंसिल किए जा रहे हैं वो कैसे कैंसिल किए जा रहे हैं? 85 में से 60% केसेस ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज खत्म किए जा रहे हैं। यानी एट्रोसिटी के विक्टिम्स पे पुलिस द्वारा, खाप पंचायतों द्वारा लालच देकर, धमकी देकर, कोर्ट की कॉम्प्लिकेशंस दिखाकर, तुम्हारा पैसा खर्च होगा, तुम्हारा ये होगा, तुम्हारा वो होगा, मतलब उनको कॉम्प्रोमाइज के लिए राजी कर लिया जाता है। और राजी करके ये कहा जाता है कि तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम एक एफिडेविट दे दो और तुम्हारा केस खत्म हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। अब पुलिस द्वारा ब्लैंक पेपर्स पे एफिडेविट के फॉर्मेट में विक्टिम्स के सिग्नेचर लिए जाते हैं। उस एफिडेविट में बाद में लिखा जाता है कि मैंने ये केस रजिस्टर कराया था और इस तरह की कोई इंसिडेंट हुई ही नहीं थी, ना तो मुझे जाति सूचक गालियां दी गई, ना मेरे साथ मारपीट की गई, ना मेरे साथ कोई कास्ट एट्रोसिटी की गई। ये केस तो मैंने गलत फहमी में दर्ज करा दिया था या किसी के उकसाने में दर्ज करा दिया था। उस आधार पे पुलिस उसमें रिपोर्ट देती है कि हम लोगों ने केस को इन्वेस्टिगेट किया और जो आरोप है वो सच्चे नहीं पाए गए, झूठे पाए गए, इसलिए केस को कैंसिल कर दिया गया। तो 85% जो केसेस मैं आपको बता रहा हूँ, तो 60% केसेस जो हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज कैंसिल किए जा रहे हैं और उनको झूठा करार दिया जा रहा है। अब और 15% केसेस को जिसमें विक्टिम नहीं भी मानते हैं कि हम एफिडेविट नहीं देंगे, उनको स्ट्रेट वे DSP अपनी ओपिनियन देके खारिज कर रहा है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन की, इस तरह के कोई आरोप सत्य नहीं पाए गए। तो 85% केसेस झूठे करार करके वो परफॉर्मा भर दिया जाता है। और इस तरह के सारे परफॉर्मों को इकट्ठा करोगे तो पूरे एक साल में पूरे इंडिया में क्या आएगा कि भाई एक साल में पूरे इंडिया में 20,000 केस रजिस्टर हुए, जिसमें से 18,000 केसेस झूठे पाए गए और पुलिस ने जांच के दौरान झूठे पाए, कैंसिल कर दिए। मिसयूज प्रूव्ड। जबकि वो क्या केसेस किस तरह से खारिज किए जा रहे हैं। तो SC/ST एक्ट को एक तरह से कमजोर करने का एक हथियार इन्होंने लोगों ने लाया है। अब आपको एक नई इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा। अब सरकार ने भारतीय न्याय नागरिक संहिता लेके आई है। उसमें उन्होंने कहा है कि इवन इन द केसेस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस यू हैव टू कंडक्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी फॉर 15 days। ये जो गाइडलाइन है BNS की 15 days वाली, ये स्पेशल एक्ट पे लागू नहीं होती है। पॉक्सो एक्ट है या SC/ST एक्ट है, इन पे ये अप्लाई नहीं करती है, ये BNS पे अप्लाई करती है। जब SC/ST एक्ट के रूल्स कह रहे हैं कि इमीडिएट FIR रजिस्टर होगा, तो अब फिर इन्होंने वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी वाला शुरू कर दिया और उस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के आधार पे हमारे केसेस को खत्म करना शुरू कर दिया। तो SC/ST एक्ट के हालात बहुत खराब है। एक तरफ तो पुलिस अपने लेवल पे इसको खत्म कर रही है, उनके साथ खाप पंचायतें हैं, दूसरी तरफ जुडिशरी की तरफ से एडवर्स जजमेंट इस पे लाए जा रहे हैं।
हालांकि इस एक्ट में भी कुछ रेक्टिफिकेशन होने की जरूरत है, जैसे कि पब्लिक प्लेस एंड पब्लिक व्यू नाम के जो वर्ड्स हैं सेक्शन 31R एंड 31S में। अब गाली तो गाली है, मेरे को आप अकेले में दोगे तो भी मेरे को इतना टॉर्चर करेगी, और 4 आदमियों के बीच में दोगे तो भी मेरे को मैं इतना मेंटल ट्रॉमा देगी। कोई कानून कैसे कह सकता है कि भी अकेले में अगर आपको गाली दी गई है तो वो ऑफेंस नहीं है? एक्चुअली ये जो सेक्शन 31R एंड 31S है, या इससे पहले वाला जो वो था 3110 था, ये इंस्पायर्ड बाय सेक्शन 294 ऑफ आईपीसी था। आईपीसी में भी पब्लिक प्लेस वर्ड का यूज किया गया है। सेक्शन 294 जो पब्लिक प्लेस पे गंदे वर्ड यूज करने के बारे में धारा है। तो इस मामले में हम लोगों को आवाज उठानी चाहिए कि ये जो पब्लिक प्लेस एंड पब्लिक व्यू वर्ड्स है, ये यहाँ से डिलीट किया जाए। गाली चाहे हमको कहीं भी दे, टेलीफोनिकली दे, 4 दीवारी के अंदर दे, ऑफिस के अंदर दे, घर के अंदर दे, जाति सूचक गाली तो गाली है, मेरा अपमान तो अपमान है। अब कोर्ट ने एक और काम किया। अब आपने कहा कि मैंने युवराज सिंह वाला केस रजिस्टर कराया था। मैंने युवराज सिंह के खिलाफ केस रजिस्टर कराया, मैंने मुनमुन दत्ता उर्फ बबीता जी के खिलाफ केस रजिस्टर कराया, एक और एक्ट्रेस थी युविका चौधरी के खिलाफ केस रजिस्टर कराया। अब उसमें पहले मुनमुन दत्ता जो थी वो सुप्रीम कोर्ट गई थी। अच्छा, उसने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मुझे तो भंगी शब्द का मतलब ही नहीं पता। तो जस्टिस चंद्रचूड़ थे, उन्होंने कहा कि अरे बंगाली तो मैं भी हूं, मुझे भी पता है। मैं भी पता नहीं, उन्होंने कहा था या तो मैं बंगाली हूं या बंगाल में रह के आया हूं, कुछ ऐसी बात थी। बोला सभी बंगालियों को पता होता है भंगी शब्द का मतलब क्या है। और आपके खिलाफ केस मेड आउट हो रहा है, डिसमिस करूं या आप इसको विड्रॉ करोगे? तो उनके वकील ने विड्रॉ कर लिया था। अब युवराज सिंह हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट में जज साहब थे वो उन्हीं की कम्युनिटी के थे, जट सिख। उन्होंने उसकी क्वेश्चन पिटीशन को बहुत लंबे समय तक चलाया, जितना खींच सकते थे खींचा, लेकिन केस तो डायरेक्टली मेड आउट हो रहा था। अब कुछ लोग कह रहे थे कि भी युवराज सिंह ने जो यजुविंदर चहल को गाली बकी है वो तो ऐसी कम्युनिटी से है ही नहीं, तो केस इज नॉट मेड आउट। लेकिन हमारी आर्गुमेंट ये थी कि हमारी कास्ट को गाली के तौर पर यूज किया गया है। अब जज साहब कहते हैं हाईकोर्ट के कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है उनको डायरेक्शन देते हैं, वो कहते हैं कि आप इसमें ये पता करो इंटेंशन तो नहीं थी उसकी। अब आप देखिए, किसी एक्ट में कोई स्पेसिफिक वर्ड कहना इटसेल्फ ए ऑफेंस है, इंटेंशन मैटर नहीं करती, तो आप इंटेंशन को खोजने के नाम पे उस केस को खारिज करेंगे? जज साहब ने हिंट दे दिया इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने तीनों सेलिब्रिटीज के खिलाफ इंटेंशन के आधार पे केस को क्लोज कर दिया। तो जुडिशरी किस तरह से मदद करती है इन लोगों की, आप लोग देख सकते हैं। अब और किस तरह से इंप्लीमेंट नहीं होने दिया जा रहा। और अब SC/ST एक्ट में कहते हैं कि जो केस की इन्वेस्टिगेशन करेगा वो DSP रैंक से बिलो ऑफिसर नहीं होगा। अब इन्होंने क्या किया कि DSPs जो बिठा दिए, उन DSPs को इन्वेस्टिगेशन के मामले में एब्सोल्यूट वाइड पावर्स हैं। ऊपर से सरकार की हिडन गाइडलाइन आ गई, मैक्सिमम केसेस को कैंसिल कीजिए। तो किस तरह से DSP से जांच कराने के नाम पे हमारे केसेस को खारिज किया जा रहा है। सेकेंडली, कोर्ट में जाएंगे, चार्जशीट पेश होगी तो कोर्ट में सब स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हम लोगों के लिए अपॉइंट होगा। अब जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो सरकारी वकीलों का सबको एक पता होता है किस तरह से काम करते हैं वो लोग। एक्यूज के जो वकील होते हैं वो उनको आसानी से मैनेज कर लेते हैं। तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो इसमें हमारे लिए हेल्पफुल की जगह हमारे लिए तो हार्मफुल है।
अब एक्ट ये भी कहता है कि आप अपनी पसंद के किसी विद्वान अधिवक्ता को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कराने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं। कोर्ट उसको डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको रिकमेंड करके सरकार के पास भेजेगा, और सरकार की जो होम मिनिस्ट्री है उसको थ्रू गवर्नर नोटिफिकेशन जारी कराएगी कि ये इस केस में सब स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनेगा। अब देखिए कितना लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है किसी प्राइवेट वकील को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कराने का मामला। मैंने नहीं सुना हरियाणा में मिर्चपुर केस के अलावा किसी वकील को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया गया हो। इतना लंबा प्रोसीजर कर दिया। वैसे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो अपने लेवल पे स्पेशल एसपीपी जो है वो अपॉइंट कर सकता है, लेकिन इन्होंने इस मामले को गवर्नर तक पहुंचा दिया। अब लाल फीताशाही इतनी आसानी से थोड़ी किसी को बनने देगी, ऊपर से कास्टिज्म। तो हम अपने पसंद के वकील से काम नहीं करा सकते। आप कंप्लेनेंट का जो प्राइवेट वकील खड़ा होगा उसको लिमिटेड एक्सेस है। हम केवल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को असिस्ट कर सकते हैं, बीइंग कंप्लेनेंट काउंसिल। अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते। केस को कंडक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही करेगा। अब आ जाओ जुडिशियल ऑफिसर्स के, स्पेशल जुडिशियल ऑफिसर, स्पेशल जज। अब कहते हैं हरियाणा में या पंजाब में जो एडीजे फर्स्ट होगा, एडिशनल सेशन जज फर्स्ट होगा, सेशन जज के बाद जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा वो SC ST जो POA एक्ट है उसमें स्पेशल जज होगा। अब जज तो जज है, जज भी इंसान है, जज की भी जाति है, जज के भी पूर्वाग्रह हैं, जज भी किसी से नफरत करता है, किसी से प्यार करता है, जज की भी जातीय भावनाएं हैं। और गलती से किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा जज आ गया जो SC कम्युनिटी से एलर्जी करता हो, नफरत करता हो, उस डिस्ट्रिक्ट में एट्रोसिटी के केसेस का क्या हाल होगा आप सोच सकते हो। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि SC कम्युनिटी के जज को ही स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्पेशल जज बनाया जाएगा। किसी भी जो भी सीनियर होगा उसी को बना देंगे। अब हाल ये है कि धड़ल्ले से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही स्पेशल जजेस द्वारा एंटीसिपेटरी बेल दी जा रही है और उनको रिलीफ ग्रांट किए जा रहे हैं। और जिन मामलों में हमारी पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है उन मामलों में स्पेशल कोर्ट को दफा 156(3) CRPC जो पहले कानून था, अब 175(3) BNS उसके तहत पावर है कि आप कोर्ट के थ्रू, स्पेशल कोर्ट के थ्रू अपने FIR रजिस्टर करा सकते हैं। अब बहुत सारे जजों को तो हमको कानून पढ़ाने पड़ते हैं कि यू आर एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 14 ऑफ SC ST एक्ट, यू आर एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट, यू कैन एंटर इन द पावर ऑफ मजिस्ट्रेट। हरियाणा में केवल भाटला के केसेस में 3 केसेस में 156(3) की पावर यूज करके 156(3) में कोर्ट ने FIR रजिस्टर करने के ऑर्डर किए थे। उसके बाद हरियाणा में 2017 से लेकर 2025 आ गया, आज तक 156(3) की पावर में कोर्ट ने SC कम्युनिटी के विक्टिम को FIR रजिस्टर कराने के लिए रिलीफ नहीं दिया है, जबकि और केसेस में आराम से रिलीफ दी जाती है 156(3) में FIR रजिस्टर करने के जनरल केसेस में। लेकिन इस स्पेशल एक्ट में तो जज जब पिटीशन देखता है कि 1753 की पिटीशन है और SC ST एक्ट में केस रजिस्टर कराने की मांग कर रहे हैं, डिसमिस, आर्गुमेंट ही नहीं सुनते, कहते हैं एविडेंस प्रोड्यूस करो, प्रिलिमिनरी एविडेंस कराओ। अंडर सेक्शन 200 ऑफ CRPC यू हैव टू इनिशिएट प्रिलिमिनरी एविडेंस। तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस के, जुडिशरी के SC ST एक्ट के हालात कैसे हैं, किस तरीके से एक साजिश के तहत जो SC ST एक्ट को जो है वो खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और आने वाले टाइम में सुप्रीम कोर्ट में एक और पिटीशन फाइल होगी जिसमें SC ST एक्ट को मिसयूज होने के आधार पर खत्म करने का काम किया जाएगा, रिपील करने का
की मांग की जाएगी और वही डाटा दिखाया जाएगा जिसके बारे में मैंने बात की थी। वही डाटा दिखाया जाएगा कि 20,000 में से 18,000 केस झूठे पाए गए हैं। और फिर इस केस को, इस एक्ट को, जैसे 498 ए जो बनाई थी 82 में, भारत की संसद ने महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस से निजात दिलाने के लिए, उस टाइम में 498 ए में 2-2 महीने तक पति को जेल में रहना पड़ता था। आज बाहर की बाहर बेल हो जाती है ना, बिल्कुल कमजोर कर दी है वो धारा। इस तरह से SC/ST एक्ट का हाल भी किया जाएगा। और जब तक इस मामले में लॉ के स्टूडेंट्स, वकील आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारी एकमात्र प्रोटेक्शन जो है वो खत्म हो जाएगी और SC/ST एक्ट केवल डॉक्यूमेंट्री प्रोटेक्शन रह जाएगा और कुछ नहीं रह जाएगा। मेरा अगला सवाल इसी SC/ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट पे ही था कि इसको कोर्ट जजमेंट्स और अमेंडमेंट्स के जरिए कैसे कमजोर किया जा रहा है। तो आपने इसका आंसर किया है, बट इस पे आप और बात करना चाहेंगे। जैसे हमने कुछ स्टैटिस्टिक्स हमें मिले थे कि 2018 में SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत सजा की दर 28% थी, जो 2020 में बढ़कर 42.5% हो गई थी। लेकिन हरियाणा में सजा की दर सिर्फ 12.5% थी। तो इसके पीछे के कोई कारण जो आप बता सकते हैं? जो SC/ST एक्ट के केसेस हैं उनको इन्वेस्टिगेशन के दौरान इतना वीक किया जाता है। मैं आपको भाटला केस का एक उदाहरण देता हूं। भाटला में हमने एक SC/ST एक्ट में FIR रजिस्टर कराई थी कि हमारा सोशल बॉयकॉट हुआ है। अब इस केस को कैसे कमजोर किया गया और इस केस में कैसे सजा होगी ये आप बताएंगे। हमने एक कंप्लेंट दी थी जिसमें 28 दलित ग्रामीण थे जिनके सिग्नेचर थे। उन्होंने कहा था कि हमारे SC कम्युनिटी का गांव बाटला में सोशल बॉयकॉट किया गया है। उन्होंने तरीके बताए थे किस किस तरीके से किया गया कंप्लेंट में लिख के, और 28 लोगों के सिग्नेचर थे। उसमें पुलिस ने हमारी कंप्लेंट लेने से इनकार कर दिया था, ले ली और हमारी कंप्लेंट को मिसप्लेस कर दिया। हम लोगों ने 10 दिन तक हांसी अम्बेडकर चौक पे धरना दिया और जब मामला हाईलाइट हुआ तो पुलिस को उसमें FIR रजिस्टर करनी पड़ी। अब FIR रजिस्टर करने के लिए उनको कंप्लेंट चाहिए थी, लेकिन पहली वाली कंप्लेंट उन्होंने खराब कर दी थी, हमारी फाड़ के फेंक दी थी। अब वो धरने पे आते हैं और आकर कहते हैं कि आपका हम केस रजिस्टर करेंगे, आप अपनी कंप्लेंट दीजिए। हमने कहा आपको दे चुके हैं कंप्लेंट। तो उन्होंने कहा कि वो कंप्लेंट तो कहीं फाइलों में दबी हुई है, आप दूसरी कंप्लेंट दे दीजिए, वही दे दीजिए उसकी फोटो कॉपी। तो हमने कहा कि हमारे 28 आदमी जिन लोगों के साइन थे वो अभी मौके पे नहीं है। बोला एक आदमी साइन कर दो, बाकी कोई बात नहीं। तो हमने एक मेन आदमी ने उस कंप्लेंट पे साइन कर दिया, उस फोटो स्टेट कॉपी पे, जिसपे 28 लोगों के फोटो स्टेट साइन भी मौजूद थे। अब पुलिस ने जांच की। जांच के दौरान उसमें पुलिस ने, जो सोशल बॉयकॉट का केस है उसमें विक्टिम्स की तो स्टेटमेंट लेनी पड़ेगी, लेकिन पुलिस ने उसमें विक्टिम्स की एक बंदे की स्टेटमेंट ली, उसमें भी सोशल बॉयकॉट का कोई जिक्र नहीं किया। वो स्टेटमेंट भी 161 थी, 161 की स्टेटमेंट थी। और उसमें विटनेसेस आप लोगों को बताऊं कौन बनाए थे? उसमें जो विटनेसेस बनाए इन्होंने, वो जिन लोगों के खिलाफ हमने केस रजिस्टर कराया था उनको विटनेस बना दिया। हम लोगों ने ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग्स दी। पुलिस ने उनको केस प्रॉपर्टी बनाया, लेकिन 65B का सर्टिफिकेट नहीं लगाया। मैं आपको ये बता रहा हूँ किस तरह से केस कमजोर किए जाते हैं। अब कोर्ट में गवाही आएगी, कोई डिजिटल हम एविडेंस पेश कर रहे हैं और 65B का हम सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, तो वो दैट इज नॉट एडमिसिबल। पुलिस जिन लोगों को विटनेस बनाती है, अब विक्टिम्स तो विटनेस बनाए नहीं, एक्यूज को विटनेस बना दिया। एक्यूज अपने खिलाफ गवाही क्यों देंगे? वो अपने फेवर में गवाही देंगे। जब इस तरह के केसेस पुलिस रजिस्टर करके भेजी तो कन्विक्शन रेट कहां से मिलेगा हमको? पॉक्सो एक्ट के केसेस में, जो SC/ST एक्ट रेड विद पॉक्सो एक्ट, उस केस में जानबूझ के जो माइनर बच्ची होती है, अगर वो 16 से 18 साल के बीच की है,
तो उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है जानबूझकर पुलिस द्वारा डिस्प्यूटेड बना दी जाती है। अगर डेट ऑफ बर्थ डिस्प्यूटेड हो गई तो पॉक्सो एक्ट तो उड़ गया, और पॉक्सो एक्ट उड़ गया तो एक्यूज के वकील उस मामले को कंसेंसुअल मामला बना देते हैं। क्योंकि जो बच्ची है, कई बार कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें लड़की को बहलाया फुसलाया जाता है, नाबालिग बच्ची को, उससे इंस्टाग्राम पे बातचीत की जाती है। तो जब पुलिस उस लड़की को 18 साल से ऊपर का साबित कर देगी तो वो मामला तो कंसेंट में आ गया, एक्यूज का एक्विटल होगा। प्रॉपर जो मेडिकल जांच है, लड़की को मेडिकल कराने से भेजने के लिए इमीडिएट लड़की बरामद हुई है, उसके साथ रेप हुआ है, पुलिस का काम है उसको, पहले वो लड़की खुद डॉक्टर के पास जाती है अपने माँ बाप के साथ कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। डॉक्टर कहेगा पुलिस वाले लेके आएंगे तो मेडिकल करेंगे। पुलिस वाले कहेंगे कि हम नहीं करते, आज हम अवेलेबल नहीं है, कल जाएंगे। अब लड़की जो है वो भी नाबालिग है, लड़की के माँ बाप अनपढ़ है। लड़की सुबह नहा धो के चली जाती है, वो कपड़े भी धो दिए जाते हैं, एविडेंस वॉश हो गया, और सारा काम ये डेलिबरेटली किया जाता है। जो लीगल एड काउंसिल जो अपॉइंट होती हैं, जो महिला वकील होती हैं, उनका क्या काम होता है? हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक महिला वकील को ये लीगल एड काउंसिल की पोस्ट से रस्टिकेट किया गया, क्योंकि उसने एक विक्टिम को उसकी एक्चुअल स्टेटमेंट की बजाय इस तरह की स्टेटमेंट लिख दी जिससे आरोपी को फायदा पहुंचता है। और जब 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए विक्टिम को ले जाया जाता है, लड़की को, तब क्या होता है? तब जो उसके साथ जो पुलिस वालियां होती हैं, जो महिला पुलिस कर्मचारियां होती हैं, वो उसको इतना इमोशनली डराती हैं, क्यों इस लड़के की जिंदगी खराब कर रही है, इसको 20 साल की सजा हो जाएगी, तेरी शादी नहीं होगी, अरे ये होता है वो तो उसको, तेरे माँ बाप धक्के खाएंगे, तेरे माँ बाप के पैसे खर्च होंगे, तू बदनाम हो जाएगी। उस लड़की से डिफेक्टिव स्टेटमेंट 164 का रिकॉर्ड कराने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो इस तरह की जब इन्वेस्टिगेशन होगी, विक्टिम्स को इतना प्रेशराइज किया जाएगा, डराया जाएगा, लालच दिया जाएगा, तो कन्विक्शन रेट ऑटोमेटिकली गिरेगा। और हरियाणा में कॉम्प्रोमाइज टैक्टिक्स जो है बहुत जोरों पे हैं। तो यही कुछ कारण है कि SC/ST एक्ट के केस में डेलिबरेटली पुलिस द्वारा डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन की जाती है, और इतने बड़े बड़े डिफेक्ट छोड़े जाते हैं इन्वेस्टिगेशन में कि उनका फायदा सीधे आरोपियों को मिलता है। अननोन एक्यूज्ड है, उनकी TIP नहीं कराई जाती, बहुत सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन में जानबूझ के जो छोड़ी जाती है। तो हमने देखा है कि BSP का जाट पार्टी INLD के साथ अलायंस में जाना, या ASP का दुष्यंत चौटाला के साथ जाना, और जैसे भीम आर्मी ने एक जाट लीडर जो देवीलाल है उनको कमेमोरेट किया था। तो इन सब पे आपके क्या विचार है? ये है प्रश्न। हरियाणा में जो SC कम्युनिटी के खिलाफ एट्रोसिटीज है, 80% केसेस में जाट कम्युनिटी के लोग आरोपी हैं। और ये हरियाणा की हिस्ट्री भी उठा के देखेंगे तो भी जाट कम्युनिटी हरियाणा में डोमिनेंट रही है। सबसे ज्यादा चीफ मिनिस्टर इन लोगों के रहे हैं, सबसे ज्यादा पुलिस डिपार्टमेंट में इनके लोग हैं। इन लोगों द्वारा बहुत सारे बड़े बड़े केसेस हुए एट्रोसिटी के जिसमें ये लोग इन्वॉल्व थे। तो हरियाणा का हर SC कम्युनिटी का व्यक्ति जानता है कि जाट जो है, जाट कम्युनिटी के लोग जो हैं, ये हमारे खिलाफ, इनके प्रति इनकी जो विचारधारा हमारे प्रति अच्छी नहीं है। ठीक है, ये हमको नीची दृष्टि से देखते हैं। यानी इन्होंने हरियाणा में ब्राह्मण कम्युनिटी के लोगों को भी फेल किया हुआ है डिस्क्रिमिनेशन और एट्रोसिटी के मामले में। ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग इंटेलेक्चुअल तरीके से एट्रोसिटी कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। ये लोग सीधा लाठी तलवार बंदूकें चला रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं।
तो चाहे वो चौधरी देवीलाल हो, ओम प्रकाश चौटाला हो, बंसीलाल हो, या और भी कोई जाट चीफ मिनिस्टर हो, इन सब के राज में बड़े बड़े एट्रोसिटी के केस हुए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काल में मिर्चपुर कांड हुआ है, गोहाना कांड हुआ है। ओम प्रकाश चौटाला के राज में एक दुलीना कांड हुआ था, मरी हुई गाय की चर्बी खाल निकालने वाले 5 दलितों को जिंदा जला दिया था। हरसोला कांड हुआ था, और बहुत बड़े बड़े कांड हुए। तो हम लोग इनको अलग तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी के जो लीडर्स थे और भीम आर्मी के जो लीडर्स थे, इन लोगों ने खुद एट्रोसिटीज और एट्रोसिटी के जो इस कम्युनिटी के आरोपी हैं, इनके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। अब सडनली ये हम लोगों को सरप्राइज देते हैं। बीएसपी जो है वो इनेलो के साथ गठबंधन कर रही है, और भीम आर्मी जो है इसके साथ गठबंधन कर रही है, जननायक जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला के साथ। अब दुष्यंत चौटाला 5 साल तक बीजेपी के साथ पार्टनर रहा है, और उसके राज में हरियाणा में बड़े बड़े कांड हुए थे, और कांड हुए थे लेकिन इसकी इन्वॉल्वमेंट थी। जींद में खापड़ गांव में सोशल बाइकआउट हुआ, छातर गांव में सोशल बाइकआउट हुआ, यमुनानगर के बूढ़ गांव में सोशल बाइकआउट हुआ। इस दुष्यंत चौटाला ने खुद फोन कर करके पुलिस को ये डायरेक्शन दी कि आरोपी को गिरफ्तार ना किया जाए, मेरे आदमी है। बाद में हम उसके साथ गठबंधन कर लेते हैं। बहुजन समाज पार्टी की जो सबसे बड़ी लीडर है बहन मायावती, उसको रोहतक बेस्ड एक बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा उसके बारे में इतना भद्दा और अश्लील चुटकुला सुनाता है। उसके खिलाफ मैंने खुद कंप्लेंट दी थी, उसको लीगल नोटिस भेजा था, उसका लीगल नोटिस का रिप्लाई आया। उसने माफी मांगने की भी कोशिश की। तो इन लोगों के साथ हम जो अगर गठबंधन कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली एससी कम्युनिटी का जो वोटर है वो नाराज होगा, और पूरी एससी कम्युनिटी के लोग बड़े सरप्राइज थे कि इस तरह का फैसला इन लोगों ने क्यों लिया, और यही बात इनके खिलाफ भी गई। और दूसरी बात आप लोगों को एक एक और बात बताऊं कि अभी जो रिसेंट विधानसभा चुनाव हुआ था जिसमें ये गठबंधन हुए हैं, उसमें चंद्रशेखर आजाद भी हरियाणा में प्रचार के लिए आया, बहन मायावती भी प्रचार के लिए आई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने किसी भी बहुजन समाज पार्टी के एससी कम्युनिटी के लीडर के लिए चुनाव प्रचार नहीं किया। इन्होंने दुष्यंत चौटाला के लिए प्रचार किया, ओम प्रकाश चौटाला के पोतों के लिए प्रचार किया, उसके भाई के लिए प्रचार किया, उनके लिए प्रचार नहीं किया। और बड़े एलिगेशन भी लगे इनके ऊपर, पता नहीं सच है वो झूठ है, कि पैसे लेकर गठबंधन किया गया। तो अगर हमारे समाज के एस्टेब्लिश्ड लीडर इस तरह से समाज को बेचने का काम करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, उनको समाज पहचान नहीं देगा। और ये आपने देखा इस चुनाव में, आपने बीएसपी का वोट परसेंटेज देखा, और आपने आजाद समाज पार्टी का वोट परसेंटेज देखा, टोटल फेलियर। और एक बात और मैं बताऊंगा आपको कि हरियाणा में जो जाट कम्युनिटी की एक पॉलिसी है, वो अपना वोट जो है ना, वो किसी को नहीं देता अपने आदमी के अलावा। तो ये जो गठबंधन हुआ, इसमें जाट कम्युनिटी की पार्टियां जो थी, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का, आजाद समाज पार्टी का वोट तो ले लिया, लेकिन अपना वोट उनको नहीं दिया, उनके कैंडिडेट्स को। ये बात हम पिछले 5-10 साल से लोगों को बता रहे हैं कि आप कम से कम रिजर्व सीटों पे, 17 रिजर्व सीट है आपकी,
हरियाणा में 17 रिजर्व सीटों पे अपने कैंडिडेट, 17 सीट तो निकाल दो अपने अच्छे लोगों की। जब दुष्यंत चौटाला 10 सीटों पे सरकार में उप मुख्यमंत्री बन सकता है, अगर आपकी 17 रिजर्व सीटें आपके लोगों की आ जाए तो आप सरकार में हिस्सेदार बन सकते हो, पावर में हिस्सेदार बन सकते हो। लेकिन हमारे लोगों को गुलामी की आदत पड़ी है, खासतौर पर राजनीतिक लोगों को। और जितने भी बड़े कांड हुए हैं, जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, विधानसभा के हैं चाहे लोकसभा के हैं, चाहे मिर्चपुर कांड हुआ हो चाहे भाटला कांड हुआ हो, किसी में भी किसी का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, कोई किसी से मिलने नहीं आया, किसी ने विधानसभा में लोकसभा में कहीं भी इन बड़े बड़े कांडों के बारे में आवाज नहीं उठाई। मेरे एक दोस्त हैं, बहुत अच्छे लीडर है, हरियाणा कांग्रेस में बड़ी पोस्ट पे थे। मैंने उनको कहा कि भाटला में आप आ जाइए, उन लोगों से मिलिए। तो उन्होंने कहा रजत भाई मुझे तो है ना, वोट तो सभी बिरादरी के लेने हैं यार, अगर यहाँ पे आ गया, तुम्हारे पास आ गया, तो मेरे ऊपर फ्लैग लग जाएगा कि मैं पर्टिकुलर कम्युनिटी का आदमी हूँ। और देखिए, इतना भाईचारा दिखाने के बावजूद भी उनको लोग वोट नहीं देते। तो ये जो स्टेप उठाया था बीएसपी ने, चंद्रशेखर ने, ये बहुत ही गलत था, अगेंस्ट द सोसाइटी था, अगेंस्ट द विश एंड स्पिरिट ऑफ सोसाइटी था। तो इसकी इसकी पूरे हरियाणा में इन लोगों की जो भर्त्सना हुई है, इनकी निंदा हुई है। तो मुझे लगता है कि आगे से इस चीज का ध्यान रखेंगे ये। और बीएसपी बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, लेकिन आज अपने एग्जिस्टेंस के लिए भी वो तरस रहे हैं लोग। बहन जी से बंगला भी खाली करा लिया गया, हो सकता है कल को इनकी पार्टी की मान्यता खत्म हो जाए। ठीक है, इतनी बड़ी पार्टी है, और हम लोग हर स्टेट में एक स्टेट लेवल का नेता तक पैदा नहीं कर पाए। हमारी मीडिया सेल दुनिया की सबसे कमजोर मीडिया सेल है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की हो, चाहे आजाद समाज पार्टी की हो। सोशल मीडिया पर 20-20, 25-25 लोग इनके अंदर भगत हैं, जो इनको सही बात बताने वालों को ट्रोल करने का काम करते हैं। और इसकी वजह से पार्टी और भी गर्त में जा रही है, दोनों की दोनों। मतलब ये सजेशंस को भी अपनी आलोचना के तौर पर लेते हैं। और मैंने खुद इनको कई बार कहा है कि आपके अलावा हमारा कोई नहीं है, दूसरी पार्टियां हमारी बातें क्यों रखेंगी, आप रख सकते हैं। और आप अगर चाहें ईमानदारी से विधानसभा में सीटें निकालने के लिए अगर आप चुनाव लड़ें, तो आप सत्ता में हिस्सेदारी पा सकते हैं। लेकिन दुख की बात है, दोनों पार्टियों ने अपने जो कैंडिडेट उतारे उनकी लिस्ट देख के लगाई, ये पार्टियां चुनाव जीतने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रही हैं। उनको देख के ऐसा लगा कि इनकी लिस्ट भी लगता है कोई दूसरी पार्टियां ही तैयार करती हैं। अगर कोई बीएसपी का या आजाद समाज पार्टी का लोग अगर इसको सुन रहे होंगे तो मेरे को गालियां पड़ेंगी। ये क्वेश्चन है कि जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए थे 2020 में, और लाइक हाल ही में रिसेंट वाले फार्मर्स जो प्रोटेस्ट हुए थे, उस पे आपके क्या विचार है? जो दलित और जाट कम्युनिटीज के रोल्स और रिलेशंस इस प्रोटेस्ट में, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, आप है ना, इसको ये मत कहिए कि ये फार्मर्स का प्रोटेस्ट था। फार्मर्स का क्या मतलब होता है? किसान। देर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन फार्मर्स एंड जमींदार। ये जमींदार प्रोटेस्ट था। जिन लोगों की जमीनें थी उन लोगों का प्रोटेस्ट था। किसान कौन होता है? किसान वो होता है जो जमीन को जोतता है, गर्मी में सर्दी में उसमें पसीना बहाता है, दिन रात मेहनत करता है, खेतों में कोठे बनाकर रहता है। वो किसान कौन है? हरियाणा और पंजाब में वो किसान दलित कम्युनिटी के लोग हैं, जो सीरी हैं, जो खेती और मजदूर हैं, जो जाट कम्युनिटी के जमींदारों की खेती में किसानी करते हैं। एक्चुअली किसानी वही करते हैं, केवल जमीन आपकी है, इस वजह से आप किसान नहीं बन जाते। जो फार्मर्स प्रोटेस्ट था
वो जमींदारों का प्रोटेस्ट था, अपनी जमीनों की कीमतें बढ़ाने का प्रोटेस्ट था, अपनी फसलों के रेट बढ़ाने का प्रोटेस्ट था, और अपने हितों को सुरक्षित करने का प्रोटेस्ट था। इस प्रोटेस्ट में कुछ प्रोग्रेसिव दलित जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, जो सरकार सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ थे, उन्होंने इनको सपोर्ट किया, जमींदारों को सपोर्ट किया। मैं इनको किसान नहीं बोलूंगा, इन जमींदारों को सपोर्ट किया। और मैंने खुद देखा कि हमारे लोग इनको सपोर्ट करने के लिए जाते थे और अलग कोने में अपने लोगों के साथ ही उनको बैठना पड़ता था। इनके बड़े लीडर्स उनको अपने साथ भी नहीं बिठाते थे, आते थे सपोर्ट करके और उनको अपना फोटो खिंचा के वापस आ जाते थे। ना उनको बोलने दिया जाता था, ना उनको अपने विचार रखने दिए जाते थे, ना उनको प्रेस नोट में जगह मिलती थी, ना उनको बाइट देने दी जाती थी मीडिया चैनल्स के सामने। केवल अपने धरने पर पब्लिक की संख्या बढ़ाने के लिए किसान मजदूर का नाम लिया गया, ताकि मजदूर वर्ग के नाम पर एससी कम्युनिटी का जो एक जनता है वो इनके धरनों पर पहुंचे, पुलिस की लाठियां खाए, केसों में आरोपी बने। और आपने देखा होगा कि जो इन्होंने एक किसान आंदोलन में एक उसका मर्डर हुआ था, जिसको टांग बैरिकेड्स पर टांग दिया गया था, उसके बारे में इनके किसान लीडर्स की क्या, जो सो कॉल्ड किसान है, उनकी क्या ओपिनियन थी, क्या स्टेटमेंट्स थी? क्या किसी भी किताब की बेअदबी के नाम पर हमारे आदमी का मर्डर कर दिया जाएगा? मैं हरियाणा में देखता हूं, हरियाणा में जो किसान है, एक्चुअल किसान जिनकी मैं बात कर, खेती और मजदूर है, वो या तो दिहाड़ी के हिसाब से इनके खेतों में मजदूरी करते हैं, या पूरी फसल के सीजन के हिसाब से ठेके के हिसाब से करते हैं। और वो मेहनत करते हैं, अपने पैसा खुद लगाते हैं, और बारिश आ जाए, ओले आ जाए, मौसम की मार पड़ जाए, जो फसल खराब होती है वो उस सीरी की फसल खराब होती है, जो खेती और मजदूर है उसकी फसल खराब होती है। और सरकार से जो मुआवजा मिलता है वो जमींदार को मिलता है, जिसकी नाम जमीन होती है उसको मुआवजा मिलता है। अब मेरे पास बहुत से इस तरह के केसेस हैं जिसमें जैसे 50,000 रुपये साल का ठेका हुआ, तो उसको इकट्ठे पैसे ना दिए जाकर कभी 100 रुपए दे दिए, कभी 500 रुपए दे दिए, कभी 400 रुपए दे दिए, और उनको कलम में लिखकर उन पर ब्याज लगाया जाता था। और 50,000 की बजाय साल के अंत में उनको ये कहा जाता था, वो जब वो कहता था मेरे 50,000 रुपए में से मैं 15,000 रुपए तो ले चुका हूँ, बाकी मेरे जो बाकी अमाउंट है वो दिया जाए। अरे उसने कहा तेने तूने जो पैसे हमसे लिए हैं उसका ब्याज ही 5 लाख रुपए बन गया है। तो ब्याजखोरी में इन सो कॉल्ड जमींदारों ने, जो तथाकथित साहूकार जो बनिए थे, उनको भी फेल कर दिया। स्वार्थी है, सेल्फिश है, अपनी जमीनों की कीमतें बढ़ाने के लिए, अपनी खेती को सिक्योर करने के लिए आंदोलन किए गए, और इन आंदोलनों में सरकार के साथ सेटिंग की गई, समझौते किए गए, और फिर ये सारे के सारे चीज वापिस हुए। मैं अपने लोगों से अपील करूंगा कि इस तरह के लोगों का बिल्कुल समर्थन ना किया जाए, जो अपने धरनों पर पर्टिकुलर कम्युनिटी का बोर्ड लगाकर पगड़ी संभाल जट्टा, आंदोलन आंदोलन का नाम था पगड़ी संभाल जट्टा, तो इसमें एससी कम्युनिटी के लोग कहां खड़े हैं? तो ऐसे आंदोलनों का हम हिस्सा क्यों बने? क्यों अपने पर एफआईआर रजिस्टर कराएं? हमारी खुद की समस्याएं थोड़ी कोई कम है क्या? क्यों नहीं हम अपने समाज के लिए लड़ते? और जिन लोगों ने इनका समर्थन किया था, जिन दलित ऑर्गेनाइजेशंस ने इनका समर्थन किया था, मुझे वो एट्रोसिटी केसेस में कहीं खड़ी नहीं दिखाई देती। दलित समाज के लोग भी अपॉर्चुनिस्ट हैं कुछ, जो इनके बहाने लाइमलाइट में आना चाहते हैं या फिर उसमें आना चाहते हैं। तो मैं तो इस तरह की आंदोलनों को कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगा, जहां पे
एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के नाम पे आंदोलन चले, पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को बेनिफिट मिले और हम वहां पर केवल भीड़ बढ़ाने के लिए जाते रहे। तो हरियाणा में दलित महिलाओं की स्थिति क्या है, ये देखते हुए कि उन्हें उन्हें कई तरह की उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, तो शहरों और गांवों में दलित महिलाओं पर किस तरह का अत्याचार देखा जाता है? देखिए, दलित महिलाओं की स्थिति बेहद खराब है। एजुकेशन की एक्सेस के बावजूद खराब है, गांवों में और भी ज्यादा खराब है। गांव के सरकारी स्कूलों में हमारे स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं, हमारी बिरादरी के बच्चे पढ़ते हैं। जमींदारों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं। हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। 5 साल से लेकर 50 साल तक की हमारी बच्चियों से लेकर महिलाएं तक सुरक्षित नहीं है। आप स्कूलों के बाहर जाइए, आप देखेंगे कि स्कूलों के बाहर, कॉलेजेस के बाहर ऊंची बिरादरी के आवारा लड़कों की भीड़ लगी रहती है। हमारी लड़कियों को टारगेट किया जाता है, प्यार मोहब्बत के नाम पे उन्हें फंसाकर उनके साथ रेप किया जाता है, गैंग रेप किया जाता है, कई बार मार भी दिया जाता है। बहुत सारे हमने केस किए हैं गैंग रेप के, गैंग रेप एंड मर्डर के, जिसमें लड़की को प्यार मोहब्बत के नाम पे फंसाया गया, उसको किसी सुनसान जगह पे ले जाया गया। पहले लड़की का दोस्त साथ था, धीरे धीरे बाकी लड़के भी साथ आ जाते हैं, उसको रेप करते हैं, उसको वीडियो करते हैं, फिर सबूत मिटाने के लिए मार दिया जाता है। इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं जो पुलिस ने अनट्रेस कर दिए। कुरुक्षेत्र के झांसा में एक 11वीं क्लास की लड़की की डेड बॉडी अपने घर से 100 किलोमीटर दूर नहर में मिली। मेडिकल में उसके साथ रेप तहरीर हुआ। बहुत सारे लड़कों के नाम हुए, लेकिन पुलिस ने, सरकार ने मिलकर केस को अनट्रेस कर दिया, सुसाइड का दिखा दिया। जींद में एक काफी देवी नाम की लड़की थी, उसकी डेड बॉडी नहर के किनारे मिली थी। उसका लोवर उतरा हुआ था, प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग थी, एक चप्पल कहीं पड़ी थी, दूसरी चप्पल कहीं पड़ी थी। तो यहाँ की खाप पंचायत के एक लीडर ने जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान स्टेटमेंट दिया था, बोला, अरे जाट कम्युनिटी के लोगों, तुम क्यों झारखंड उड़ीसा भागते हो? हरियाणा में लड़कियां हैं ना, दलितों की लड़कियां, इन लड़कियों से विवाह करो। तो हमने भी उसमें काउंटर स्टेटमेंट दी थी कि अगर आप दलित लड़कियों से शादी करना चाहते हो तो हमारे लड़के भी बहुत सारे कुंवारे बैठे हैं, वो भी जाट लड़कियों से शादी करेंगे। अच्छी तरह करो, फिर भाईचारा बहू बेटी का जो रिश्ता वो अच्छी तरह से निभाओ। अब ये जो लड़के हैं, अब एक तरह की और एट्रोसिटी सामने आ रही है। मेरे पास कम से कम 2 दर्जन केसेस हैं इस तरह के, कि हमारी लड़कियां प्यार मोहब्बत इश्क के जाल में हाई कम्युनिटी के लड़कों से इश्क कर बैठती हैं, घर से भाग जाती हैं, शादी कर लेती हैं, शादी करके कुछ दिन प्रोटेक्शन में रहते हैं, फिर वो अपनी ससुराल जाती है बड़ी कम्युनिटी के घर पे। और जब वहां पर जाकर 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, जब वो फिर अपना मान सम्मान मांगती है, अपने राइट्स मांगती है, प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी मांगती है, और कहती है कि मेरे को और जो बहुएं हैं तुम्हारी बड़ी कम्युनिटी की, उनकी तरह मेरे को रेस्पेक्ट दो, अब वो उसको नहीं मिलती। फिर उसको ये कहा जाता है कि इस चूड़ी चमारी को तू कहां से ले आया, उसको बेइज्जत किया जाता है,
मारा पीटा जाता है। जो पति 1 साल पहले उससे बहुत प्यार करता था, उसको भी वो नीची जात की लगने लगती है। एक दिन एट्रोसिटी, डोमेस्टिक वायलेंस से तंग आके वो घर से आ जाती है वापस। अब घर के भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि तूने हमारी समाज में नाक कटा दी, अब तेरा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। कुछ लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं, ना मैं घर की रही ना बाहर की रही, अब क्या करूं मैं। कुछ लड़कियां पुलिस के पास जाती हैं कि मेरे साथ मेरी ससुराल वालों ने जातिगत व्यवहार किया। पुलिस उनकी एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है, फिर वो मेरे पास भी आती हैं कंप्लेंट लेके, जो वो ऑलरेडी पुलिस को दे चुकी होती हैं। उसमें वो एडमिट करती हैं कि भैया मेरे साथ इस लड़के ने शादी की थी, और ये शादी जो है, अब मेरे को ये शुरू शुरू में तो ठीक रखा, अब मेरे को ये जाति सूचक गालियां दे रहे हैं। अब पुलिस कहती है कि शादी होने के बाद, जब उसने तेरे साथ शादी ही कर ली, तो एट्रोसिटी कहां बनेगी। पुलिस भी कुछ नहीं करती, कुछ दिन तक कोर्ट के धक्के खाती है, चुप बैठ जाती है। मैं हरियाणा भी जहां भी मीटिंग्स में जाता हूँ, जहां भी मुझे काउंसलिंग करने का मौका मिलता है, मैं लड़कियों को ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि इन लोगों का मानसिक स्तर जो है, वो हमारे लोगों को अभी तक भी नीच समझता है। ये तुमसे शादी कर लेंगे, अपने फिजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए तुमको यूज करेंगे, फेंक देंगे, तुमसे औलाद पैदा करेंगे, अपना वंश चला लेंगे, लेकिन तुमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इन चीजों से बचकर रहो। लेकिन वो कहावत है ना, इश्क पर जोर, नई लड़कियां हमारी जल्दी से भाग जाती हैं और बर्बाद हो जाती हैं। 99% ऑफ केसेस जो है लव मैरिज के, इंटर कास्ट के, जिसमें लड़का हाई कास्ट से है, लड़की शेड्यूल कास्ट है, फेल होते हैं। हाँ, ये कम्युनिटी इतनी सेल्फिश है। अगर लड़की, ऐसी कम्युनिटी की लड़की जज है, गवर्नमेंट जॉब पे है, डॉक्टर है, ऑफिसर है, तब एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वो पैसा कमा के दे रही है। तो ये तो लड़कियों की बात हुई। खेतों में जाने वाली महिलाएं जो हैं, उनके साथ इतना उनका शारीरिक शोषण होता है, और 95% जो महिलाएं हैं वो डिस्क्लोज भी नहीं करती कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। स्कूल जाने वाली बच्चियों के साथ रेप केस हो रहे हैं या छेड़खानी के केस हो रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसमें लड़कियों के साथ, स्कूल गोइंग बच्चियों के साथ रेप हुआ। रेप होने के बाद उस बच्ची की पढ़ाई छुड़ा दी गई। उस बच्ची की पढ़ाई छुड़ाने के बाद गांव में जो और उस स्कूल में एससी कम्युनिटी की जो और लड़कियां थी, उनके माँ बाप ने भी उनकी पढ़ाई छुड़ा दी, कभी हमारी बच्ची के साथ रेप भी ना हो जाए। और उनकी प्री मैच्योर एज में ही मैरिज कर दी जाती है, जिसके बाद उनको आगे चल के फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो आपको पता है। काम स्कूल कॉलेजेस में जो अगर हम सेक्सुअल वायलेंस की बात छोड़ दें, तो भी लड़कियों के साथ कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो लड़कियों द्वारा, स्टाफ द्वारा किया जाता है। पीएचडी जो स्कॉलर्स होती हैं, उनकी पीएचडी के थीसिस में उनमें जानबूझ के रोड़े अटकाए जाते हैं। मेरे पास 3-4 केसेस हैं इस तरह के। इमोरल डिमांड्स की जाती हैं, पुलिस कुछ नहीं करती, क्या ये डिपार्टमेंटल मैटर है। अपने वीसी से बात करो, अपने एचओडी से बात करो। जो कर्मचारी हैं, ऑफिसर्स हैं एससी कम्युनिटी की, उनको भी इतना परेशान किया जाता है कि अगर उनको नौकरी करनी है, रिटायरमेंट तक जाना है, तो उनकी इतनी हरासमेंट की जाती है कि उनको अपने आप को फिजिकली सरेंडर करना पड़ता है अपने हायर ऑफिसर्स के सामने। बहुत बुरे हालत, और ये हालत तो कमोबेश पूरे देश में है एससी कम्युनिटी की महिला कर्मचारी और अधिकारियों के बारे में।
कहने को बहुत सख्त जी। कानून है, लेकिन ये कानून जो है आप लोगों के लिए नहीं है। यू आर नॉट अमंग ह्यूमन बींग। आप तो दलित हो, इंसान कुछ कोई और है। बड़ी इंसानों का दर्जा भी बड़ी कम्युनिटी के लोगों को है। जब मनुस्मृति ने आपको चौथे दर्जे का नागरिक बना दिया, तो वो जो मनुस्मृति है वो आज भी चली हुई है। तो हालात बहुत खराब है। आप जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको इस बारे में एक अलग से, मैं बहुत सारे जो फेमिनिस्ट साथ बैठा हूँ उनके उसमें वहां पे जो उसमें जनरल कम्युनिटी की भी होती हैं, उसमें एक टॉपिक रखा जाता है एससी कम्युनिटी के महिलाओं के बारे में। लेकिन उनकी जो जनरल कम्युनिटी की फेमिनिस्ट होती है वो भी आपको इंसान मान के खुश नहीं है। मिर्चपुर केस में हरियाणा की एक जानी मानी फेमिनिस्ट थी, शी इज फ्रॉम जाट कम्युनिटी। तो मैंने एक बार उससे बात की थी, बोला आप मिर्चपुर केस में वकील है ना? मैं हाँ। बोला वो लड़की को तो उसके घर वालों ने खुद ही जला दिया था क्योंकि वो बदचलन थी। मतलब इस तरह की सोच इन लोगों की है जो सवर्ण कम्युनिटी की जो फेमिनिस्ट है।